हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल 45M विनकुलम अकेडमिक पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ किया कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपका कोई ट्राइंगल है ओ ए बी, और ओ एक वेक्टर है, ओ बी भी आपका एक वेक्टर है, यानी कि ओ ए एंड ओ बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे फॉर द व्हेन एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्राइंगल आर गिवन। ठीक है बेटा, तो ट्राइंगल यहाँ पे मैं प्रूफ तो नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट एक रिजल्ट बता देता हूँ आपको, जो कॉन्सेप्ट है वो बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर बात करते हैं। देखो जैसे ट्राइंगल है, तो आप किसी भी ट्राइंगल के लिए एक पैरेललोग्राम, उसका एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, तो ये भी आपका बी हो गया, और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, तो ये वेक्टर बी हो गया आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक 9th क्लास में एक भी और आप पढ़ रहे होंगे आप, ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका पैरेललोग्राम होता है उसमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं आपके, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम को आप टू डायगोनल से डिवाइड करते हो, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इसको एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ। हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है, पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, एरिया। अगर वेक्टर एरिया की मैं बात करूं तो बेटा वेक्टर एरिया हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी। वो हमने लास्ट क्लास में किया है, अच्छे से किया है। तो हमने यहाँ पे बात क्या की कि अगर एक पैरेललोग्राम को मैं डायगोनल से डिवाइड कर दिया, तो ऐसे या ऐसे, तो ये आपके दो ट्राइंगल, एक इधर बन जाएगा एक इधर, ये इनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं पर मैं अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज एडजेसेंट sides are given by वेक्टर a एंड b, तो बेटा इसका एरिया हो जाएगा इक्वल टू में 1/2 का मोड ओ ए वेक्टर क्रॉस में ओ बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कुल मिला के 1/2 ए वेक्टर क्रॉस में बी वेक्टर। ठीक है बेटा, तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया जब आपके पास साइड्स होगी वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में। ठीक है जी, चलिए अब आगे। तो ये तो था ओ ए बी की। अगर मान लो आपका 4 एनी ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है बेटा, मान लो ये कोई ट्राइंगल है आपका ए बी सी। यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो उसको बेटा ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है ना, तो देखो इधर मैं बात करता हूं कि ये ट्राइंगल आपका ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ट्राइंगल की कंडीशन होती है कि जैसे मान लो ये ए बी वेक्टर हो गया, ये बी सी वेक्टर हुआ, और ये बेटा सी ए वेक्टर हुआ। जब ट्राइंगल में जो वेक्टर होते हैं आपका एक क्लोज पाथ बनाते हैं। क्लोज पाथ का मतलब बेटा जब एक दूसरे को फॉलो करता है, यानी कि देखो ए से बी गए, बी से फिर सी गए, सी से फिर ए आए, यानी कि एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है तीनों वेक्टर की, ऐसे सर्कुलर या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में। जब ऐसे पैटर्न में हो तो आप इसका एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी वेक्टर प्लस में फिर बी से सी वेक्टर और फिर बेटा सी से ए वेक्टर बराबर में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं ए बी आपका ए वेक्टर है और बी सी आपका बी है, और बेटा ये अगर आपका सी वेक्टर है, तो ये आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू में 0। तो कहीं पर भी आपको 3 वेक्टर अगर मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 3 वेक्टर आपको मिलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा वे एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट्स ए ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान रखना है, बहुत ही जगह यूज हो गई आपका। ठीक है, तो चाहे फिर वो एरो आपके इस डायरेक्शन में होगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, तो वो डिपेंड करता है। पर अगर एक पर्टिकुलर वे में आपका एक दूसरे को फॉलो करते हुए आपके तीनों वेक्टर एक दूसरे को फॉलो करते हुए हैं, तो वेक्टर सम यानी कि ए बी प्लस सी इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 0, या रिवर्स अगर ये इक्वल टू 0 है तो वो कहीं ना कहीं एक ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ इसके एरिया की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो बेटा जब इसका एरिया निकालना तो आप देखो कैसे लिखोगे,
तो आपको एक वर्टेक्स पकड़ना है। एक वर्टेक्स पकड़ने से मतलब ये है, मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी और ये सी, तो मान लो ए सी एक वेक्टर और ए बी, यानी कि जब आप ए को पकड़ते हो तो बेटा ए बी आप लिखेंगे और क्रॉस में ए सी ही आप लिखेंगे, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई बी को अगर बी वर्टेक्स को पढ़ते तो इससे इधर एरो लगाते हैं ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं पे बी सी वेक्टर और क्रॉस में बेटा बी ए वेक्टर, ठीक है। या फिर एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई सी से ए की तरफ और सी से ही आपका बी की तरफ। तो आप इन तीनों में से किसी भी कंडीशन से आप एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करके लिखना बेटा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स, ये तो था एडजेसेंट साइड्स के लिए, और हुज डायगोनल ए एंड बी। मान लो बेटा कोई पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है आपको, ठीक है, और ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है आपका डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है। देखो एडजेसेंट साइड है तो आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा, ठीक है बेटा। और अगर आपका डायगोनल दिए हुए हैं तो एरिया आपको निकालना है, ठीक है। जब आपको डायगोनल दिए हैं तो बेटा ये हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। इसका प्रूफ होता है तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब डायगोनल दिया हुआ हो तो हाफ ए क्रॉस बी, अगर ए और बी डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा अगर ए और बी एडजेसेंट साइड है तो आपका जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी का मोड होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ए प्लेन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल। तो मैं मान लेता हूं बेटा यहां पर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इस तरीके से कोई भी फिगर है क्वाड्रिलेटरल की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, कुछ भी है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये आप कुछ भी शेप हो सकते हैं जिसके आपके 4 साइड्स हो। मैं लिख लेता हूं ये ए हो गया आपका, ए बी सी और ये डी, ठीक है बेटा। अब आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये ए से सी डायगोनल हो गए, ए से सी और बी से डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका फॉर्मूला होगा आपके पास में हाफ मोड, ठीक बेटा, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल यानी कि ए सी और क्रॉस में बी डी, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं उसके डायगोनल की, ठीक है। तो हमें उसका एरिया, नेक्स्ट है आपका नोट करके इंपोर्टेंट लिखेगा और यहां से देखेगा बेटा। मैं मान के चलता हूं कि अगर ए इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, स्मॉल बी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और सी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। मैं बात कर रहा हूं ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, फॉर द ट्राइंगल ए बी सी। तो तब एरिया क्या होगा, तो देखो बेटा, तो मैं एरिया का किसी में से भी फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। मैं मान लेता हूं मुझे पता है 1/2, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये फिगर आप यहां पर बना लेना। वेयर, मैं लिख देता हूं वेयर ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स। तो अगर ये बेटा ये पोजीशन वेक्टर है तो हमें मालूम है कि भाई एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, ए बी क्रॉस में ए सी। और बेटा ये कहानी हमने पढ़ी हुई है कि कहीं पर भी अगर मान लो ए बी लिखा हुआ है तो मैं उसको बाद वाला माइनस में फर्स्ट वाला लिख लेता हूँ। तो ओ बी किसके बराबर हुआ बेटा, ओ बी है आपका बी वेक्टर के, क्योंकि बी आपका पोजीशन वेक्टर है। और ओ ए किसके बराबर हुआ, ए के बराबर हुआ। और इसी तरीके से अगर आपको ए सी निकालना है तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ ओ सी माइनस में ओ ए वेक्टर, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि आपका सी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, ठीक है। ये वैल्यूज उठाइए और यहाँ पे रखिएगा। तो 1/2 मोड में आप लिखेंगे ए बी का मतलब हुआ बेटा बी माइनस सी क्रॉस और सी माइनस ए, ठीक है बेटा। अब आप इनकी सिंपली एक क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा बी क्रॉस सी और बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कीजिएगा माइनस में बी क्रॉस ए
और बेटा ये आएगा प्लस में आपका कितना हो जाएगा, प्लस में सी क्रॉस ए। ठीक है बेटा। चलिए अब आप इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। तो हमें पता है जब कोई भी दो वेक्टर सेम होते हैं, तो ये ध्यान रखना, अगर ए डॉट ए होता है तो बेटा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, ये सी डॉट सी होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर सेम है तो ये मोड का स्क्वायर हो जाता है डॉट में। पर बेटा क्रॉस में कहीं पर भी ए क्रॉस ए हो जाता है तो उसका आंसर क्या होता है बेटा, जीरो। क्या होता है, जीरो। जैसे आई क्रॉस आई, जीरो। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये तो हो गई आपकी जीरो। तो बेटा ये कितना बचा, 1/2। अच्छा जी, तो बी क्रॉस सी, और ये आपका बचा माइनस बी क्रॉस ए, और ये बचा आपका सी क्रॉस ए। ठीक है बेटा, अब मैं क्या काम करता हूं, थोड़ा सा सीक्वेंस कर लेता हूं। अगर मैं इसको ए क्रॉस बी लिखूं तो ये माइनस आ जाएगा, और माइनस पहले से ही है। हमें पता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है ना, तो इसको मैं ए क्रॉस बी अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ए क्रॉस बी, और माइनस पहले से तो प्लस। तो बेटा ये तो हो गया आपका ए क्रॉस बी प्लस में, इसको मैंने लिखा। फिर मैं लिख सकता हूं प्लस में बी क्रॉस सी, और फिर प्लस में बेटा सी क्रॉस ए। तो मैं अगर मुझे आपको दिया गया है कि ए बी सी आर द वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल बेटा कितना होगा। तो ध्यान रखना, हाफ मोड में ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या तो इस तरीके से, या आपको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तीनों में प्लस का मोड और हाफ। अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, तो अब बात होगी आपकी कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, देखो कोलिनियर का मतलब होता है व्हेन 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन। जब कोई भी दो या दो से ज्यादा जो पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पर लाई करे तो वो आपका कोलिनियर कहलाता है। जैसे ए बी और ये सी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो इनको मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो बेटा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर ये पॉइंट इधर हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं, तो ज्वाइन करोगे तो बेटा तीनों पॉइंट एक लाइन पर नहीं होंगे। तो जब तीनों पॉइंट अलग अलग होंगे तो एक ट्राइंगल बन जाता है अगर मैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराता हूं। ठीक है, तो कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी का मतलब अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो क्या ट्राइंगल बनेगा। अगर तीनों ही पॉइंट अगर कोलिनियर है, ए बी सी कोलिनियर है, तो क्या ट्राइंगल बनेगा, नहीं बनेगा। और ट्राइंगल अगर नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बोल सकते हैं हम, जीरो। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी का मतलब कि भाई मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा जी, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल मैंने निकाला हुआ है, तो जब ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी तो यहाँ से 1/2 जीरो हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस में सी क्रॉस ए का जो मोड है वो बेटा किसके बराबर होगा, जीरो के। तो दिस इज द कंडीशन फॉर द कोलिनियरिटी। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। आपका पॉइंट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम बेस, बेस यानी कि आपका ए बी। तो ए बी से सी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया बेटा ए बी से। तो ये मेरे पास ट्राइंगल है ए बी सी, और ए बी और ये सी जो है वो आपके पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, और सी और डी मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो यानी कि कहीं ना कहीं पे आपको सी डी निकालना है, सी डी निकालना है, हाइट ऑफ द ट्राइंगल या परपेंडिकुलर टू द ट्राइंगल आपको निकालना है। तो देखो बेटा हमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है, कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्रॉस मत समझना बेटा, ये सिंपल वाला है, बेस इंटू हाइट, क्रॉस मत समझना इसको। ठीक है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, और ये मेरी पहली कंडीशन है। और बेटा यहां पर देखो आपने बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है, ये था, और ये मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं मैं। देखो चाहे ट्राइंगल तो वही है, एरिया चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से निकालो, चाहे एरिया इस वाले फॉर्मूले से निकालो,
जब ट्राइंगल वही है तो एरिया तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकालेंगे जो एप्लीकेबल है। चाहे एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे हिरोंज फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो तीनों फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं तो एरिया तो इस ट्राइंगल का बेटा सेम ही आएगा। अगर सेम आएगा तो मैं लिख सकता हूं कि दिस इक्वल्स टू दिस, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल देते हैं और ये भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल देते हैं। तो बेटा मैं हाफ और हाफ को अगर कैंसिल कर दूं तो बेस का मतलब क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं जो ए बी वेक्टर है उसका मोड, ठीक है बेटा, और जो ये आपका सी डी हो जाएगा आपका, तो सी डी वेक्टर मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो ये बेस हुआ और ये हाइट हुआ। वेक्टर फॉर्म में तो बेटा मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस हाफ से ये हाफ कैंसिल हुआ, ठीक है बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा आपके पास, बेस ए बी का वेक्टर का मोड और हाइट सी डी वेक्टर का मोड, और बराबर में क्या बचेगा बेटा, मोड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और प्लस बेटा सी क्रॉस ए, ये वाली चीजें आपके पास बचती है, ठीक है जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं पर ए बी किसके बराबर है, बी माइनस ए वेक्टर के, ठीक है। और ये कितना है बेटा, सी डी, और ये आपका कहां पे चला जाएगा, डिवाइड में। अगर ये डिवाइड में जाएगा तो फाइनली आपके पास आंसर क्या मिलेगा आपको, ए क्रॉस बी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस में सी क्रॉस ए, ठीक है बेटा, मोड में, और डिवाइडेड बाय के क्या मिलेगा आपको, b माइनस ए। तो बेटा ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, या हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये तीनों के लिए हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, तो इससे आगे हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट केसेस के बारे में। देखो बेटा, अगर किसी भी क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी गिवन है तो बेटा समझ जाना है कि वो आपका एक तरीके से ट्राइंगल दिया है, मैंने अभी भी बताया ट्राइंगल दिया है ये वाली चीज, ठीक है। तो हमेशा इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखना, या ये मैं प्रूफ भी करा दूंगा, ठीक है, पर प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस सी और बराबर होगा बेटा सी क्रॉस ए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कहीं पर भी a प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर में जीरो वेक्टर दिया हुआ है तो बेटा a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू में सी क्रॉस ए हमेशा और हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। जैसे मैं प्रूफ अगर करता हूं, चलो प्रूफ करके देख लेते हैं हम इसका प्रूफ। और ये जो प्रूफ जिस कॉन्सेप्ट से होगा उस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन भी है आपके एमसीक्यूज, ठीक है। तो देखते हैं, चलो तो मैं मान लेता हूं भाई a प्लस बी प्लस सी अगर आपको जीरो वेक्टर दिया हुआ है तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां से मैं बोथ साइड आपका मन करे a की, आपका मन करे b की, आपका मन करे c की, किसी की भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई की, और नल वेक्टर में किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा वो नल वेक्टर ही हो जाएगा। तो क्रॉस करेंगे तो a क्रॉस a जब सेम हो जाता है जीरो हो जाएगा। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई भाई a क्रॉस a किया, b क्रॉस a किया आपने, और बेटा c क्रॉस a किया, एक क्वेश्चन में बेटा ये हो गया जीरो वेक्टर, और ये खुद में क्या हो गया, एक जीरो वेक्टर हो गया। तो फाइनली क्या बचा आपके पास में, b क्रॉस a वेक्टर प्लस में c क्रॉस a वेक्टर, एक क्वेश्चन में जीरो, किसी भी एक को उधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो मैं c क्रॉस a बराबर में माइनस में b क्रॉस a लिख लेता हूं, और इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, तो a क्रॉस b हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस पहले से, और ये खुद माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक उसी तरीके से आप अब की बार चाहे b की या c के मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेटा मैं कर लेता हूं a प्लस बी प्लस सी क्रॉस b कर लेता हूं, तो इधर भी बेटा जीरो वेक्टर के साथ में b क्रॉस करना पड़ेगा। तो b की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये तो बना a क्रॉस b बना। अच्छा, b क्रॉस b करोगे तो बेटा जीरो हो जाएगा, जीरो वेक्टर,
और ये क्या हो गया सी क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये भी आपका जीरो वेक्टर। तो यहां से मैं लिखूं अगर ए क्रॉस बी हुआ और बेटा इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में सी क्रॉस बी हो जाएगा ये, और इसको थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करता हूं तो बेटा ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, इक्वेशन नंबर 2। और आप देखोगे तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा आपको क्या मिलता है ए क्रॉस बी बराबर में बी क्रॉस सी लिख सकता हूं और बराबर में बेटा सी क्रॉस ए लिख सकता हूं। तो ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। तो ध्यान रखना कहीं पर भी आपको a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो ये आपकी कंडीशन a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सॉरी सी क्रॉस ए हमेशा इक्वल। तो बेटा अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट चीज की एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम इस पे कि भाई आपका क्वेश्चन है एक तरीके से ये कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू में नल वेक्टर, ठीक है बेटा, एंड देन ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए इक्वल टू 0, तो बताना बेटा ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि भाई इतना तो मुझे कंफर्म है कि अगर ये चीज गिवन है, भाई अगर ये चीज गिवन है तो मुझे तो जग जाहिर है कि भाई ये आपका क्या एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली चीज। अच्छा जी अब यहां से मतलब निकालते हैं, तो यहां से मतलब निकालो बेटा ए क्रॉस बी अगर 0 है, 0 वेक्टर है, ठीक है बेटा, ये अगर 0 है तो कहीं ना कहीं पे अगर ए क्रॉस बी अगर 0 होता है तो हमने बताया हुआ है आपको कि ए पैरेलल हो जाएगा बेटा बी के, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, पढ़ा है ना हमने। अगर ए क्रॉस बी अगर 0 हो जाता है और ए कुछ वेक्टर है और बी कुछ है, यानी कि ए और बी कुछ ना कुछ गिवन है, तो डेफिनेटली ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में थीटा 0 है, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। या साइन थीटा 180 हो, यानी कि लाइक पैरेलल हो या अनलाइक पैरेलल हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ए पैरेलल है बी के, जब बेटा ए पैरेलल हो जाएगा बी के तो क्या ट्राइंगल पॉसिबल है, ट्राइंगल बना सकते हैं आप, नहीं ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कंडीशन। ये जरूर ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं पर अगर ये ट्राइंगल है बेटा ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए ये 0 नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने पीछे भी प्रूव किया है कि ये सिर्फ बराबर तो हो सकता है पर 0 नहीं होगा, अगर 0 है तो बात आपकी कंडीशन बिल्कुल गलत है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। चलिए तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिटेल में किया था तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी से कर लेते हैं। देखो ए वेक्टर क्रॉस में जे सॉरी आई, ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस में ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस में ए क्रॉस के का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, पहले भी क्या था अब हम उसको करते हैं। देखो कहीं ना कहीं पे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी लैग्रांजे प्रॉपर्टी, वो क्या कहते हैं भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बेटा माइनस में ए डॉट बी का स्क्वायर, ठीक है। ये लैग्रांजे प्रॉपर्टी थी जो क्रॉस और डॉट के बीच में ब्रिज बनाते हैं, यानी कि आप क्रॉस और डॉट के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं। तो मैं इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करता हूँ, तो इसको यूज करते हुए देखो बेटा अगर मैं लिखूं ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, और बेटा स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही है आपका स्क्वायर का, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी, तो ये एक ये हुआ और ये बी हुआ, तो ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में फिर लिखना आपको ए डॉट बी, बी की वैल्यू कितनी है आई कैप का स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा आई कैप खुद क्या है एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 हुआ और ये बेटा कितना बचेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर माइनस में, और ए डॉट आई हमने लास्ट वीडियोज में किया हुआ है बहुत बार, ठीक है। ए मैंने मान लेता हूँ भाई कोई वेक्टर है आई एक्स आई प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, और इसमें मैं डॉट मल्टीप्लाई करता हूँ आई की, तो आई की हमें पता है डॉट में क्या होता है बेटा जब सेम होता है तो 1 हो जाता है, जब डिफरेंट होता है तो वो 0 हो जाता है।
तो यहां से अगर आप सोल्व करते हैं तो बेटा क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। क्या मिलेगा, x मिलेगा। या इसको मैं ऐसे मान लेता हूं क्योंकि मैंने इस पैटर्न पे क्या हुआ है। तो देखो बेटा अब इसको कैसे सोल्व करना है, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं a जो वेक्टर है वो आपका a1i, ठीक है, प्लस में a2j प्लस में a3k आपको गिवन है। और उसने क्या कहा, डॉट में आई। तो ए वेक्टर मैंने ये माना और डॉट में जब आई करूंगा मैं इसको डॉट में आई। और हमने पढ़ा हुआ है वीडियोज में, लास्ट वीडियोज में, कि डॉट प्रोडक्ट में जब सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और अगर अलग अलग हो जाते हैं तो 0 हो जाता है। यानी कि आई डॉट आई यहाँ पे करोगे तो यहाँ से आंसर बेटा 1 आएगा, ठीक है। और a2j और आई करोगे तो 0 और ये भी 0। तो यहाँ से कितना है बेटा, a1। तो a1 का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है बेटा। चलिए, क्योंकि ये तो स्केलर नंबर है आपका, ठीक है। उसी तरीके से आप a क्रॉस j अगर आप करते हैं तो बेटा ये भी आपका कितना हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर j कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में a डॉट j कैप का स्क्वायर। तो यहां से भी बेटा इसको सोल्व करोगे, j कैप यूनिट वेक्टर है, वैल्यू 1। तो यहां से भी a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा, अब की बार आप जब इसको सोल्व करोगे a2, ठीक है बेटा, a2 का स्क्वायर मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप जब करोगे a क्रॉस i कैप का स्क्वायर तो बेटा ये भी आपको a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a3 का स्क्वायर मिलेगा। तो मैं तीनों को ऐड करता हूं, एडिंग ऑल थ्री इक्वेशंस, ठीक है। ऐड करोगे तो बेटा इधर तो यही मिल जाना आपको। तो बराबर कितना मिलेगा आपको, 3 मोड a का स्क्वायर माइनस में, ठीक है बेटा, a के मोड का स्क्वायर माइनस में a2 के मोड का स्क्वायर माइनस में a3 के मोड का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो कहीं ना कहीं तो 3 मोड a का स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपने माइनस कॉमन लिया तो a1 का स्क्वायर मोड लिख, क्योंकि तो नंबर है, अब 2 के मोड का लिखो या 2 का स्क्वायर लिखो स्क्वायर में, ठीक है। तो ये हुआ प्लस में a2 मोड स्क्वायर हुआ और ये a3 का स्क्वायर हुआ। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं पर ये भी रिप्रेजेंट कर जा रहा है a के मोड का स्क्वायर को। तो बेटा ये कितना हुआ, 3 a के मोड का स्क्वायर और माइनस में a के मोड का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 2a मोड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा एक सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी आएगा यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आता है, अगर वेक्टर में है कोई क्वेश्चन तो इस पे बेस जरूर आता है कंपटीशन में, ठीक है। देखिए जरा, तो बेटा हमने पढ़ा है कि a क्रॉस b बराबर कितना होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और बेटा n कैप। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बेटा यहाँ पे ये और ये क्या है पूरा, ये भी पूरा मैं मैग्नीट्यूड में बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ना बेटा, a मैग्नीट्यूड ये हमेशा प्लस रहेगा, ये हमेशा प्लस रहेगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस यहाँ पे भी मैंने लगा दिया, तो मॉडुलस से हमेशा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। और बेटा साइन थीटा भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो ये थीटा होता है ना बेटा, जो थीटा होता है वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। और साइन थीटा की खासियत ये होती है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये दोनों मिल गए, और फर्स्ट और सेकंड में साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये वैल्यू भी खुद अपने आप में पॉजिटिव हुई। मैंने क्या कहा, साइन जो थीटा है बेटा, वो जो थीटा है हमेशा 0 और पाई के बीच में लाई करता है, और 0 और पाई का मतलब होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन थीटा की खासियत क्या है कि वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, जैसे ही आपने इसको मोड से बाहर निकाला, यानी कि आपको a क्रॉस b का मोड मिलता है, a का मोड, b का मोड और बेटा साइन थीटा, और बाकी बचा n कैप का मोड। और n कैप खुद में क्या है, एक यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉडुलस कितना होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इस 1 को मैं यहाँ पे रखूंगा तो फाइनली ये आपका यहाँ पर ये बचेगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं
साइन थीटा की वैल्यू निकालो तो बेटा कितना हुआ, a क्रॉस b का मोड। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी जब आपसे पूछता है कि a क्रॉस b का मोड आप बताइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और साइन थीटा वहां पर जरूर लगेगा। ठीक है, तो a क्रॉस b का मोड अपोन में a का मोड और b का मोड। ठीक है बेटा, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है। और फिर उन्हीं दो वेक्टर्स के लिए अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं a डॉट b, तो बेटा आंसर आता है आपका क्या, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। तो यहां से मैं कोस थीटा की वैल्यू अगर निकालता हूं तो बेटा ये आएगा a डॉट b, a का मोड और बेटा a का मोड b का मोड। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, मालूम पक्का? ठीक है, अब देखते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है वी नो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा जब आप करेंगे तो आपको देखना a क्रॉस b मोड का स्क्वायर और बेटा a के मोड का स्क्वायर और b के मोड का स्क्वायर प्लस में कोस थीटा का मैग्नीट्यूड a डॉट b का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मोड a का स्क्वायर और मोड b का स्क्वायर आएगा इक्वल टू में 1। और अगर आप इसको और सही से लिखेंगे तो एलसीएम सेम है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि a क्रॉस b के मोड का स्क्वायर प्लस में a डॉट b का होल स्क्वायर बराबर में a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आपका एक ब्रिज का काम करता है। ये एक फॉर्मूला है जो एक ब्रिज का काम करता है किस किस के बीच में, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में, फॉर एनी टू वेक्टर्स। तो क्रॉस और डॉट के बीच में, इसी को मैं बोलता हूं लैग्रांजेज आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लैग्रांजे आइडेंटिटी, LAGRANG और E आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, तो ये चीज हो जाती है आपकी। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दें, बढ़ाने से मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करें इसको कि a मॉडुलस a क्रॉस b के मोड का स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूं मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर और जी माइनस में a डॉट b। और इसी चीज को मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखूं तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना इधर a डॉट a और b डॉट b और यहाँ पे a डॉट b और b डॉट a। ठीक है, चाहे a डॉट b आप लिखो। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई करते हैं ना तो आपको यही मिलेगा। और हमने पढ़ा है कि डॉट में आपका a का मोड का स्क्वायर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डॉट में। ठीक है ना, तो आपका इसके और इसके मल्टीप्लाई करोगे तो मोड a का स्क्वायर मोड b का स्क्वायर माइनस में a डॉट b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है आपका। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये लैग्रांजे आइडेंटिटी आपको क्या बताते हैं, रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। बहुत सारे क्वेश्चन हमें इसको इस पे बेस करने हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट केस लिखना। अच्छा देखो बेटा, मैंने लिखा हुआ है कि a क्रॉस b। ठीक है, तो a क्रॉस b का मतलब क्या हो बेटा, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और बेटा n कैप। ठीक है, चलिए देखो ये आपका क्या है, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये एक स्केलर नंबर है, स्केलर है। इसको मैं कैसे दर्शा सकता हूं, क्योंकि नंबर है ये आपका, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करेगा ना, मैग्नीट्यूड को मैं कैसे दर्शाता हूं। अब बाकी बचा बेटा क्या, n कैप। ठीक है, तो यानी कि a क्रॉस b कहीं ना कहीं पर ये मैं मान के चल सकता हूं कि k कोई स्केलर नंबर है और ये n कैप है। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां से n कैप निकालता हूं तो 1 अपॉन k अपॉन में आ जाएगा और बेटा a क्रॉस b लिख सकता हूं मैं इसको। ये फिर से भाई मान लो k की वैल्यू, इसको सोल्व करके आपका आंसर 2 आया और 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में k का मतलब 1 अपॉन 2। ये फिर भी तो एक स्केलर नंबर ही रहा ना बेटा, क्या रहा, एक स्केलर नंबर रहा। तो ये फिर से क्या बन गया, फिर से स्केलर ही रहेगा। पहले भी स्केलर था और इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो तब भी वो क्या रहेगा, स्केलर ही रहेगा। तो इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको मैं लैम्डा मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, लैम्डा।
तो यानी कि कहीं ना कहीं पे एन कैप यानी कि जो यूनिट वेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, लैम्डा ए क्रॉस बी। और हमने कहा था कि बेटा अगर आपके पास ये कोई भी दो वेक्टर है ए और बी वेक्टर है तो बेटा जब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं तो जो आंसर आता है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, इसके भी और इसके भी। तो परपेंडिकुलर अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है। तो यानी कि दो तरीके से हो सकता है, अगर मैं अपवर्ड को प्लस लेता हूं तो डाउनवर्ड को क्या लूंगा, माइनस। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं पर जो एन कैप होगा हमेशा प्लस और माइनस में होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आप लिखिएगा, दैट मीन्स ए क्रॉस बी हमेशा का आंसर हमेशा ए और बी वेक्टर और प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड देखते हैं बेटा कैसे हो गए। तो हम यहां पे हेडिंग लिख लेंगे, वेक्टर नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू गिवन वेक्टर्स लेट। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं बेटा फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, मैंने कोई भी दो वेक्टर ले लेता हूं ए और बी। तो हमें तो ये तो मालूम है, जब जाहिर बात है कि भाई ए डॉट ए एंड बी है तो ए क्रॉस बी बेटा क्या होगा भाई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और बेटा एन कैप। या तो कोई दिक्कत। ठीक है, अच्छा जी, और ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखो बेटा, ये चीज क्या है, मैग्नीट्यूड। और हमने इसको कहीं पर भी जरूरत हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। बताया था ना अभी लास्ट टॉपिक में बताया था कि भाई आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधे सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और बेटा ये क्या हुआ, एन कैप। तो यानी कि एन कैप कहीं ना कहीं पर आपके पास हुआ ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का बेटा क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, तो यहां पे मैं लिख दूंगा गिव्स यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये बेटा यूनिट वेक्टर देगा, क्या देगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और फाइनली ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा, ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि कोई भी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है और नॉर्मल और परपेंडिकुलर किसके बेटा, ए और बी के। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा यानी कि जो वो परपेंडिकुलर जिसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है तो बेटा वो हो जाएगा आपके पास में वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा ए क्रॉस बी और बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका होगा, दिस इज द नॉर्मल और परपेंडिकुलर वेक्टर whose magnitude is lambda on both A and B। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आपका यहीं तक रहेगा। ठीक है बेटा, चलिए।